हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल। अभी स्टार्ट करने वाले हैं ना। मैं मुकुल त्रिवेदी हूं। मैं आपको पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पर लेते हुए दिखूंगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अपन समझते हैं बिल्डिंग मटेरियल एकदम सिंपल सब्जेक्ट है ना। इसमें हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, है ना, मोटार हो गया, कंक्रीट हो गया, लाइम हो गया, और इसमें हम लोग साथ ही साथ देखेंगे टिम्बर, स्टोन। ठीक है, मतलब सारे प्लास्टिक, ग्लास, सब चीज कवर करेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से देखा जाए, देखो पहली बात, आपको सिलेबस अपना पता होना चाहिए कि आपके एसएससी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, है ना। कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो तो सिलेबस आपके लिए क्या है, जैसे कोई नक्शा खोजने जाता है ना, तो सिलेबस उसके लिए क्या, मैप रहता है ना। सिलेबस क्या रहता है उसके लिए, एक मैप की तरह रहता है। अच्छा, नक्शा खोजने वाले के पास मैप होता है ना, और उसको एक्स साइन तक जाना रहता है। वैसे ही आपको भी सिलेबस का पूरा पार्ट क्या होता है, कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तभी तो आप एग्जाम भी क्या कर पाएंगे, आराम से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है कि बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, है ना, कि प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल है तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आयरन है उसको उठाओगे तो आपको लगेगा कि भारी है ना। छोटा सा भी पीस है तो उसको उठा रहे हो तो आपको भारी लग रहा है, मतलब उसकी वॉल्यूम कम है लेकिन मास ज्यादा है। ठीक है, और वॉल्यूम कम और मास ज्यादा मतलब डेंसिटी ज्यादा है ना। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप 6th 7th में ही डेंसिटी शायद स्टार्ट हो जाती है ना, 7th 8th में। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और आयरन के केस में उसका मास ज्यादा होता है और कम वॉल्यूम में भी मास ज्यादा होता है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो यहां पर आप देखोगे स्टील का, देखो स्टील की जो डेंसिटी है वो 7.8 से 7.9 के आसपास होती है। ठीक है, 7.8 से 7.9 के आसपास होती है। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिवीजन का भी ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। क्योंकि क्या होता है इस सब्जेक्ट में आपको रिवीजन की बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। चीजें आप दिमाग से, कॉन्सेप्ट रहते हैं ना तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, जैसे आप अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट लेने जाओगे या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो वहां पर आपको फिर ये सब्जेक्ट आप भूल जाओगे। वो होता है, कई बच्चों के साथ हो रहा होगा कि आगे पार्ट और पीछे सपाट, है ना, पीछे का सपाट। तो आपको देखो रिवीजन टेक्निक कैसी अपनानी है। अब जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने नोट्स बना लिया, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं रिवीजन करना है तो मतलब मैं यही नोट्स को फिर से पढ़ना चालू करता हूं। ठीक है, 5 पेज पढ़े, 6 पेज पढ़े, 7 पेज पढ़े, उसके बाद मन नहीं लगता, है ना, कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, मुझे तो आता है। ऐसा होता है ना, काफी लोग के साथ ऐसा होता होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, कि थोड़े थोड़े इंटरवल बाद आपको ये सब्जेक्ट दोबारा देखना है, लेकिन वैसे नहीं देखना है कि आपका मन उब जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने शुरू में एक बार जब ये पढ़ रहे होगे, जब आप अभी वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, देखो जैसे यूजर गाइड आती है ना, मोबाइल के साथ आती है कि मोबाइल कैसे चलाना है ना, सारी चीजें, वैसे हम उसको फेंक देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इस यूजर गाइड को मत फेंकना, ये आपके काम आएगा, है ना। मतलब मैं इसलिए आपको वीडियो के तौर पे बता रहा हूँ यूजर गाइड। ठीक है, तो इसमें देखो आपने जैसे आज एक चैप्टर पढ़ा इसका, मान लो, ठीक है, सीमेंट पढ़ लिया आपने, ठीक है, सीमेंट पढ़ लिया। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भूले भटके पूछ लिया, या सब्जेक्ट में आपको ये प्रॉपर्टीज काम आएगी। ठीक है, वहां पर ये सब प्रॉपर्टीज से हम मतलब मेंशन करेंगे कि हाँ, इस मटेरियल की डेंसिटी ये होती है, इस मटेरियल में फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होता है ये मटेरियल। ठीक है, ये रिफैक्टरी प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि रिफैक्टरीनेस क्या होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है। ठीक, कई लोगों को पता भी होगा हार्डनेस क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि हार्डनेस को डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो जैसे आपने सीमेंट पढ़ लिया, रिवीजन का बता रहा था मैं, जैसे आपने, आपको ये वीडियोस कैसे देखने हैं वो बता रहा हूं। तो आपने जैसे सीमेंट पढ़ लिया पूरा, ठीक है,
उसके बाद आपको उसके पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, एसएससी जेई के पीवाईक्यू या जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, या जो भी एग्जाम ऐसे ईएससी टारगेट कर रहे हैं तो ईएससी के पीवाईक्यू, एसएससी टारगेट कर रहे हैं तो एसएससी के पीवाईक्यू, है ना। गेट में तो ये सब्जेक्ट उतना आता नहीं है ज्यादातर। ओके, सो यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद वो पीवाईक्यू लगा लिया तो आपको क्या होगा, कुछ पीवाईक्यू आपके लग गए होंगे, ठीक है, कुछ पीवाईक्यू ऐसे होंगे जो आपके नहीं लगे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो शायद जो टॉपिक, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा सारे उससे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब 20% कुछ नए टाइप के, अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आते हैं, फिर वो रिपीट नहीं होते, ठीक है, या रिपीट होंगे भी तो मतलब कुछ नए क्वेश्चंस उभर के आते हैं ना, कुछ नए टॉपिक से आ जाते हैं। अब आप कितना ही कवर करोगे, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को गोला कर लेना है, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको गोला कर लेना है। फिर अगली बार जब रिवीजन करोगे तब वो क्वेश्चंस को आपको देखना है और क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवीजन करना है। क्योंकि जैसे आप मान लो 3 दिन बाद फिर वही क्वेश्चन उठाए या 7 दिन बाद फिर वही सब्जेक्ट इसी को उठाए और सीमेंट को देखने लगे, सीमेंट का रिवीजन करने लगे, तो क्वेश्चन से करना है। या अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है तो सब्जेक्ट टेस्ट लगाने हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको सीमेंट का कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है। फिर रिवाइज सिर्फ वही टॉपिक करना है और शॉर्ट नोट भी उसी का बनाना है, बस सिंपल है। फिर जब भी रिवीजन करना है तो वो शॉर्ट नोट उठा के देख लेना है, पूरे फुल नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको यहां पर अप्रोच रखनी है, ठीक है गाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ना, मैं मुकुल त्रिवेदी आपको बता चुका हूं। अब हम घुस जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मतलब मटेरियल क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो डेंसिटी सिंपल है, डेंसिटी क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, ये है मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, कि एक मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या एक यूनिट वॉल्यूम कितना मास घेर रही है, ठीक है, कितना मास घेर रही है। यहां मैं बोल सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्रिक कितना मास घेरता है, 2.5 से 2.8, ठीक है। ग्रेनाइट कितना, 2.6 से 2.9, ठीक है। वुड 1.5 से 1.6 और स्टील 1.8 से 1.9, ठीक है। डेंसिटी सबने पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिकॉल करना है और नंबर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेशन में, मतलब किसी को एक रिफरेंस बनाकर जब हम देखें, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिफरेंस है पानी, ठीक है। तो पानी में आप देखोगे कि स्टील जो है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है ना। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी में बताऊं तो 1 होती है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और स्टील की कितनी होती है, 7.8, मतलब 7.8 टाइम्स ज्यादा होती है वाटर से, ओके। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये स्टील जो होगा वो पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है। कैसे निकाली, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के कंपैरिजन में उसका मास कितना है और दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, ठीक है। अब यहां पर मान लो हमने स्टील की बॉल ली, पानी में डाली, वो घुस गई, ठीक है। अब मैंने वुडन बॉल ली, वुड का जो होता है, यहां पर देखो आपको यहां पर डेंसिटी जो है वो 1.5 से 1.6 दिख रही होगी, लेकिन आप यहां पर इसका जब वॉइड्स को भी कंसीडर करोगे, है ना, जब वॉइड्स को भी कंसीडर करोगे तो ये तो है 1 से कम आती है ना, ये 500 केजी के आसपास आती है, 500 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब यहाँ पर 0.5 से 0.6, ठीक है। यहाँ पर आपने वुड का क्या कंसीडर किया है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट कंसीडर किया है, इसलिए 1 से ज्यादा आ रही है। अगर वॉइड को भी वॉल्यूम में कंसीडर करोगे, अब देखो वॉइड का वॉल्यूम होता है लेकिन वॉइड का मास
नहीं होता, हवा भरी होती है ना वॉइड्स के अंदर तो, ठीक है, वॉइड्स के अंदर हवा भरी होती है। हाँ, अगर सॉइल में है वॉइड तो पानी भर सकता है ना, या वुड में भी पानी, अगर लकड़ी गीली हो तभी तो गीली लकड़ी भारी हो जाती है। गीली लकड़ी हमेशा भारी हो जाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है पानी के कारण, ठीक। तो ये जो वुड है ये क्या करेगा, पानी में तैरेगा क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ रही है, 0.5 आ रही है। क्लियर हो गया डेंसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको नोट करना है कुछ तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके यहां पर आप पूरा नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही करूंगा, आपको हर टॉपिक समझा दूंगा, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पूरी स्क्रीन में देख सको और पॉज करके नोट्स अगर आप लिखना चाहते हो तो नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो गया हूं, आप लोग पॉज कर लो और लिख लो, ठीक है। चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी मतलब यहां पर हम लोग पोर्स और वॉइड को कंसीडर करेंगे, तब आप देख सकते हो कि वुड की डेंसिटी अब कितनी हो गई है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कितनी हो गई, 500 से 600 केजी पर मीटर क्यूब, और पानी की 1000 होती है, इसलिए पानी में वुड तैर जाता है, इसलिए बोट बना के चल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है, इट इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इन इट्स नेचुरल स्टेट, इन इट्स नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट मतलब वो जैसा है, जैसा वो पाया जा रहा है हमारे इस एनवायरमेंट में, है ना। तो अब जैसे लकड़ी काटे मिली तभी नाप लिया, तो अब उसमें उसके वॉइड्स को भी कंसीडर किया, है ना, इसीलिए कम आ गई आपकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये भी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है, लेकिन यहां पर जो मास और जो वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं, मास पूरा कंसीडर कर रहे हैं और वॉल्यूम में वॉइड्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट वाले में क्या था, जब हम डेंसिटी पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने वॉल्यूम में सिर्फ सॉलिड्स को कंसीडर किया था, इसलिए यहां पर वुड की जो डेंसिटी है वो 1 से ज्यादा आई थी, ठीक है। अब यहां पर कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, ये केजी पर मीटर क्यूब में दी है ना, और पिछली वाली जो थी वो मैं ग्राम पर सेंटीमीटर, इसलिए थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, और ऑब्वियसली ये होता है 1600 से 1800 ब्रिक का, है ना। और देखो जब हम सिर्फ सॉलिड कंसीडर कर रहे थे तो 2.5 से 2.8 तक था, है ना, 2.5 से 2.8 तक था, और अभी कितना है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1600 से 1800, मतलब अगर ग्राम पर सीसी में देखें तो कितना होगा ये बताओ, ग्राम पर सीसी में ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, है ना। ग्राम पर सीसी में आपको क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1.6 से 1.8, ठीक है। चलिए तो ये हो गई बात आपकी बल्क डेंसिटी की, नोट कर लेंगे बल्क डेंसिटी पॉज करके, ठीक है। स्टील का देखोगे तो आसपास ही था क्योंकि स्टील में वॉइड्स कम होते हैं, है ना। वैसी ग्रेनाइट का भी देखोगे तो ग्रेनाइट का भी 2.6 से 2.9 था, तो बहुत कम हुआ क्योंकि इनमें वॉइड्स कम होते हैं इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दो तरीके की होती है, अब एक में जिसमें आप वॉइड्स कंसीडर नहीं करोगे और एक जिसमें आप वॉइड्स कंसीडर करोगे, ठीक है। अब ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जब आप लोग वॉइड्स कंसीडर नहीं करते हैं, जब हम वॉल्यूम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की, ठीक है। अब उससे पहले समझते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा इन एफएम, ठीक है। एफएम में आप इसको डिटेल में पढ़ते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट जो हमने रिलेटिव डेंसिटी देखी थी वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। कि वाटर के कंपैरिजन में, है ना, इन कंपैरिजन विथ वाटर हमारा जो वेट है, मतलब हमारे सब्सटेंस का जो वेट है वो कितना है, ठीक है, वो
कितना है, ये हम किस में कंसीडर करते हैं, ये हम कंसीडर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में, और इसको आप रिलेटिव डेंसिटी भी समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ वेट और मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सिर्फ सॉलिड है ना, टू द वेट और मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ये याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पूछ लेता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने टेम्परेचर के वाटर पर निकाली जाती है, तो ये 4 क्यों, क्योंकि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंस होता है, ठीक है ना। यहां पर देखो, क्योंकि एट 4 डिग्री सेल्सियस ये 1 ग्राम पर सीसी या फिर 9.8 केजी पर मीटर क्यूब होता है। द एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट मच ऑफ प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, ये उतना आपके प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें जाएं तो मटेरियल में वॉइड्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें हमने वॉइड्स को कंसीडर किया है क्या, बताओ, उसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा निकल के आ रही है। लेकिन फील्ड पर प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्या, नहीं, फील्ड पर तो जैसा जिस स्टेट पर हमारा मटेरियल है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, ठीक है। तो अगर हम कोई फॉर्मूले में स्पेसिफिक ग्रेविटी गलत यूज कर लेते हैं, है ना, जैसा हमारा मटेरियल नहीं है और वैसे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज कर ली, तो हमारा फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम फील्ड पर क्या अपरेंट या बोल सकते हो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही कंसीडर करते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इफ बोथ द परमिएबल एंड इम्परमिएबल वॉइड्स आर इंक्लूडेड टू डिटरमाइन द ट्रू वॉल्यूम, अगर आप सारे वॉइड्स मतलब परमिएबल हो चाहे इम्परमिएबल हो, ठीक है, उन सब को आप कंसीडर करोगे, उनकी वॉल्यूम आप लोगे, ठीक है। तो इसीलिए जनरली दोनों में से अगर मैं पूछूं आपको कि बड़ा कौन होगा, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी बड़ी या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी बड़ी, तो आप बोलोगे कौन बड़ा होगा, आप बोलोगे कि अब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी होगी, क्योंकि ये क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कम निकल के आता है ना, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक, वॉल्यूम कम निकल के जाता है तो यूनिट वेट बढ़ जाता है ना। अगर हम ऐसे फॉर्मूला देखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी यूनिट वेट ऑफ जो भी हमारा मटेरियल है वो, एक मिनट, यूनिट वेट ऑफ, यूनिट विजिबल है कि नहीं है, हाँ, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, मोटा हो गया ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं निकाल रहा हूं तो पहले आपको यूनिट वेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, है ना, कि यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब अगर यहां पर ये वॉल्यूम कम हो जाए तो यूनिट वेट बढ़ जाएगा। अब यहां पर अगर ये यूनिट वेट बढ़ेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से, मैं पॉज कर लेंगे आप, ठीक है, पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक। आई होप नोट हो गया होगा, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज पोरोसिटी, ठीक है। इसको आप और अच्छे से जियोटेक में भी देखते हो पूरा, है ना, जियोटेक में पोरोसिटी का काम आता है। अब पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अगर मेरे मटेरियल है, कोई मटेरियल है, जैसे मान लो ये कोई मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर वॉइड्स की क्या वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल इसकी क्या वॉल्यूम है, ठीक है, समझ में आया।
सॉइल में भी इसको हम देखते हैं, सॉइल में भी वॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सॉइल सैंपल लेते हो तो उसमें आप देखते हो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, और उसके कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आप इसी चीज को, सेम चीज को आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में देखो तो हम इसको वॉइड रेशियो बोल देते हैं, और अगर टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखो तो हम इसको पोरोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये एन होगा, है ना, ये क्या होगा, ये एन होगा, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं है, वो एन है, ओके। क्योंकि पोरोसिटी को हम लोग एन से डिफाइन करते हैं और वॉइड रेशियो को हम लोग ई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहां पर ई आ जाएगा, ई, एक मिनट, यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। चलिए, सिंपल है। अब एक बार देख लेते हैं, पोरोसिटी इज द डिग्री टू विच वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इंटरस्पर्स्ड विथ पोर, ठीक है। पोर्स मतलब ये आपको बताता है जितना ये ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो पोरोसिटी आपको बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में कितने पोर्स हैं। जितना ज्यादा पोरोसिटी उतना ज्यादा मटेरियल क्या हो जाएगा, पोरस, उतनी ज्यादा उसमें क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ, ये वॉइड होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह, सॉरी, है ना, मैं अलग से फॉर्मूला ही लिख देता हूं कि n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैसे भी लिख सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड मतलब क्या होता है, वॉइड मतलब जो स्पेसेस होती है अंदर, ठीक है, छेद, है ना, जो स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, अब कुछ बबल्स आ जाते हैं ना एयर के कारण, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ओके। चलिए, नाइस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉइड रेशियो क्या हो गया, वॉइड रेशियो हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। कि वॉइड की वॉल्यूम क्या है उसके कंपैरिजन में हमारे सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी, ओके। चलिए, पॉज करके नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आता है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, अब जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें कॉटन या टिम्बर की बात करें हम लोग, तो अगर लकड़ी, आप देखना लकड़ी के जो दरवाजे होंगे आपके यहाँ पर, अगर बारिश के सीजन में पानी उस पर पड़ता होगा, है ना, या ऐसे भी नॉर्मल बारिश के सीजन में अंदर वाले भी दरवाजे जो होते हैं, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहे, समझ लो, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो दरवाजा ना धीरे धीरे फूलने लगता है अपने आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि टिम्बर की प्रॉपर्टी, अगर आपने उसको अच्छे से पेंट वेंट नहीं किया है तो, क्योंकि टिम्बर की प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को सक करता है ना, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेता है, अपने वॉइड्स में भर लेता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। और कौन से मटेरियल में ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी होती है आप सोच के बताना, ठीक है। चलिए, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। ये वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो एयर से वाटर वेपर को अपने अंदर खींच लेती है, ठीक है, क्लियर है। अब ये किससे इंफ्लुएंस हो सकता है, इट इज इंफ्लुएंस्ड बाय एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो जब मॉइस्चर है ही नहीं तो खींचेगा क्या, है ना। जैसे मान लो बॉटल मैंने उठाई, अब पानी है ही नहीं बॉटल में, अब मान लो पानी है ही नहीं बॉटल में, तो ये मुझे देगा क्या। अगर ह्यूमिडिटी है, कम है,
ह्यूमिडिटी कम है मतलब वाटर वेपर कम है एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर वाटर वेपर कम है एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियसली वो उसकी जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है वो कम पानी खींच पाएगा। ठीक है, चलिए पोर्स एंड देयर टाइप। ठीक है, पोर्स भी तो डिफाइन, अगर पोर्स जैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, गोल हैं, ठीक है, नंबर एंड साइज। ठीक है, शेप नहीं है, मतलब कितने नंबर हैं और बड़े या छोटे हैं। ठीक है, एंड देयर नेचर ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व। ठीक है, ये सारी चीजें इसको अफेक्ट करती है। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी ये वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कहां से, आपके एयर से वाटर वेपर को खींच लेती है। ठीक है, किससे इंफ्लुएंस होती है, एयर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पोर्स और उनके टाइप, उनका साइज, उनके नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है, फिर एक साथ तीनों लिख लेना। ठीक है, पॉज करके एक साथ तीनों के तीनों लिख लेना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये तो बहुत सिंपल है सर, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन तो बहुत सिंपल है सर। ठीक है, अब कैसे सिंपल है वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई भी मटेरियल अगर मैं उसको पानी के अंदर डाल रहा हूं तो वो पानी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, यही क्या है, यही तो वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, यही तो वाटर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, कि अगर मैं किसी मटेरियल को अपना पानी में डालता हूं तो वो मटेरियल कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ, या आप बोल सकते हो कि उसके खुद के वेट के कंपैरिजन में उसके अंदर कितना पानी आ रहा है। अब ये कैसे निकालते हैं, ये कई लोगों का निकालेंगे हम लोग, ब्रिक का निकालेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, टिम्बर का निकालेंगे हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपने पहले ड्राई टिम्बर उठाया है ना, या ब्रिक उठाया, उसको ओवन में भर दिया। ठीक है, उसको ओवन में डाला, ओवन में उसका पूरा मॉइस्चर क्या होगा, चला जाएगा, है ना, ओवन में हम गर्म करेंगे ना उसको, तो गर्म करने से पानी उड़ जाता है। ठीक है, अब उसका वेट ले लेंगे तो ये उसका ड्राई वेट हो गया। ठीक है, अब आप उसको 24 घंटे पानी में डाल दो और फिर उसके बाद उसका वेट ले लो, तो अब उसका बिना पानी के वेट है आपके साथ और उसके पानी के साथ उसका वेट है। ठीक है, तो अब आप दोनों को माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, सिंपल है। ठीक, अब जैसे मान लो मेरे पास ये पेन ड्राइव है। ठीक है, अब इसका वजन लेना है मेरे को, तो बोलोगे सर आप इसको वेइंग मशीन में रख लो, है ना, लेकिन मान लो मेरे पास वो छोटी वाली वेइंग मशीन नहीं है, मेरे पास एकदम बड़ी वाली वेइंग मशीन है ना, लेकिन उसमें सब बताता है डिफरेंस जो भी आए वेट में, तो पहले मैं अपना वेट ले लूंगा, उसके बाद मैं इसको पकड़ के अपना वेट ले लूंगा, है कि नहीं, तो इस तरीके से भी मैं इसका वेट निकाल सकता हूँ। वैसे ही है कुछ। चलिए, तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर प्रेजेंट टू द मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड वाटर कंटेंट और समटाइम्स मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब यहां पर सॉलिड पार्टिकल बोला क्योंकि वॉइड्स का मास नहीं होता है, वॉइड की सिर्फ वॉल्यूम होती है, इसीलिए जब भी हम विथ वॉइड डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो वो कम आती है एज कंपेयर टू विदाउट वॉइड्स। चलिए, अब वेदरिंग रेजिस्टेंस एकदम नाम से ही पता चल रहा है यार कि वेदरिंग का मतलब यार जो सीजन हमारे चेंज होते हैं, बाहर धूप है ना, बारिश है, गर्मी है, ठंडी है, ये सब क्या है, वेदर के इफेक्ट है। ठीक है, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एंडोर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। ठीक है, यही वेदरिंग है जनरली कि पानी कभी मटेरियल बाहर पड़ा है अगर, ठीक है, तो वो गीला हो रहा है, फिर धूप आ रही है तो वो सूख जा रहा है ना, फिर बारिश हो रही है तो वो गीला हो जा रहा है, फिर धूप आ रही है तो वो सूख जा रहा है। तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से क्या होता है, अगर उसकी स्ट्रेंथ में, है ना, उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ में या उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है, किसमें, मटेरियल में, अल्टरनेट वेटिंग और अल्टरनेट ड्राइंग के कारण उसमें कोई भी लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं हो रही है, तो वही क्या है, वो मटेरियल वेदर रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। तो अब मैं आगे जाकर
जब भी बोलूंगा कि ये मटेरियल जो है ये वेदर रेजिस्टेंट है, मतलब आप समझ जाओगे कि वो मटेरियल अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग से अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करता है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करता है। क्लियर है? चलिए, सो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है वो है, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को समझना अच्छे से। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, अभी पीछे पे मत ध्यान देना। अच्छा, इसमें पिछला वाला लिखना था ना आपको, पॉज कर लो और लिख लो 1 मिनट। पॉज करके लिख लो आप लोग। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर रिवाइज करना हो तो हाइग्रोस्कोपिसिटी, मटेरियल एयर से क्या कर रहा है, मॉइस्चर को ले रहा है, तो वो हाइग्रोस्कोपिसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉलिड के वेट के कंपैरिजन में वो वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेदरिंग रेजिस्टेंस की अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के कारण उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ में जो लॉस आ रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? इट डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ वाटर सैचुरेटेड मटेरियल to endure repeated freezing and thawing with considerable decrease of mechanical strength. Under such condition, the water contained by the pore increase in volume up to 7% on freezing, and thus the wall of the pores experience considerable stress and may even fail. ठीक है, अब समझो। अब देखो क्या होता है, इसका मतलब जो हमने अभी इतना सारा पढ़ा है ना, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि अभी आप पानी की बोतल को भर के, ठीक है, एकदम भर के ढक्कन लगा के फ्रीजर में रख देना, है ना, तो ये तो करते ही है सर गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए। अब कभी कभी आप पानी की बोतल को ना निकालना भूल जाते होगे, ठीक है, तो मान लो 1 दिन पड़ी है, 2 दिन पड़ी है, उसके बाद क्या होगा, वो बोतल फट जाएगी या वो बोतल अजीब टाइप से फूल जाएगी, देखना, है ना। अगर प्लास्टिक की बोतल है तो बहुत दिन, बहुत अगर एकदम टाइट भर के रखा है, कोई स्पेस नहीं है उसमें, तो फट भी सकती है। कांच की तो पक्का फट जाती है ना। प्लास्टिक की क्या होता है, प्लास्टिक में स्ट्रेस मतलब स्ट्रेन हो ज्यादा ले सकती है ना, तो वो थोड़ा सा उसका नीचे का होगा वो फूल जाएगा, है ना, फिर खड़ी नहीं हो पाती बॉटल। तो यहां पर मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल में भी वॉइड्स होते हैं, ठीक है, मटेरियल के अंदर भी, जैसे मान लो ये कोई लकड़ी है, ठीक है, ये कोई लकड़ी है ऐसे, ठीक है, अब ये मान लो इसमें वॉइड है, ठीक है, छोटा वॉइड मैंने एकदम बड़ा करके बनाया है, मान लो छोटा है, ठीक है, अब इसमें पानी भर गया अगर मान लो, ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि हमने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी आके भर गया इसमें, किसी भी कारणवश मॉइस्चर आ गया वॉइड में, ठीक है, ये वॉइड मैंने बड़ा बनाया, छोटा भी हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वॉइड में मॉइस्चर आ जाएगा। अब मान लो वहां पर टेम्परेचर 0 से नीचे है, तो ये जो पानी है ये क्या होगा, जमने लग जाएगा, और जमेगा तो इसकी वॉल्यूम जो है, इसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये फ्रीज होने लगेगा, ऑन फ्रीजिंग क्या होता है, 9% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जगह है नहीं, तो ये आजू बाजू क्या करेगा, स्ट्रेस लगाएगा, जिसके कारण ये वॉइड बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण ये वॉइड बड़ा हो जाएगा। अब वॉइड बड़ा होगा तो स्ट्रेंथ में डिक्रीज होगा। अगर कोई मटेरियल है जिसका इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये फ्रीजिंग के कारण अगर मान लो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वॉइड नहीं बढ़ पा रहा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं आ रही है, तो वो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है। अगर आ रही है मतलब वो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हीट कंडक्टेंस। हीट कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, ठीक है, मतलब जैसे अगर मान लो कोई रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है, उसको एक, या हम कोई भी किचन का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, मान लो कोई किचन में आपके पास बर्तन है ना, या वो है हमारे पास चिमटा है, मान लो चिमटा, ठीक है, अब वो चिमटे को आप आग में रखो थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद क्या होगा, आप जहां पर उसको पकड़े हो ना
वो भी गर्म हो जाता है। आयरन रॉड के साथ भी ऐसी होता है, क्योंकि आयरन और मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होता, या प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप मान लो प्लास्टिक तो पिघल ही जाएगा, या मान लो इस प्लास्टिक के आगे कोई स्टील, इसलिए हम स्टील के बर्तनों में पीछे प्लास्टिक लगा देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में हीट नहीं आती, या लकड़ी में हीट कंडक्ट नहीं होती, हमको गरम गरम फील नहीं होता। लेकिन अगर वही लोहा है, लोहे को गरम करोगे तो वो पूरे मटेरियल गरम हो जाता है। लेकिन वुड में ऐसा नहीं, वुड को आप जहां पर गरम कर रहे होगे वही गरम होगा, आगे का पार्ट गरम या उसमें हीट कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मटेरियल की एबिलिटी होती है जो हीट को कंडक्ट कर सकता है। इट इज इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ मटेरियल। ये किस किस से इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेचर ऑफ मटेरियल, उसका स्ट्रक्चर, मटेरियल का नेचर कैसा, मतलब मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसमें पोर्स कैसे हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्स एंड मीन टेम्परेचर एट विच हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। अब ज्यादा हीट है ही नहीं, मान लो मैं एक लाइटर से बहुत बड़ी आयरन रॉड को जला रहा हूं, तब वो हीट कंडक्ट हो पाएगी क्या, होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। जैसे मान लो अगर कोई बहुत बड़ा आग लगी है और उसमें मैं लोहे की रॉड डाल रहा हूं, तब मुझे ज्यादा गर्म लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। आगे क्या बोलता है, मीन टेम्परेचर, मटेरियल विथ लार्ज साइज पोर्स हैव हायर हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसके पोर्स बड़े होंगे उनकी हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना, बिकॉज एयर इनसाइड द पोर एनहेंस द हीट ट्रांसफर। मॉइस्ट मटेरियल विल हैव अ हायर, नहीं, ठीक है, ड्रायर में ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब रिफैक्ट्रीनेस समझते हैं, ठीक है। अच्छा ये लिख लिया था, एक बार पॉज करके लिख लेंगे। ठीक, पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। इसको मिटा दूं, ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं रिफैक्ट्रीनेस क्या होता है, ठीक है। रिफैक्ट्रीनेस मतलब कि कोई मटेरियल जो है वो कितना, ये जो रिफैक्ट्रीनेस का जो मटेरियल होता है, या जो जिस भी मटेरियल में रिफैक्ट्रीनेस की प्रॉपर्टी होती है, वो 1580 टेम्परेचर से ज्यादा, है ना, विथ स्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब इसमें भी देखो अलग अलग आते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर। अब सर ऐसे मटेरियल की जरूरत कहां पड़ेगी, चिमनी में। चिमनी जो ब्रिक से बनती है वो रिफैक्ट्री ब्रिक्स होते हैं, ठीक है। चिमनी में आग बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है, तो वो जो ब्रिक्स हैं वो 1580 डिग्री से ज्यादा भी झेल लेते हैं। तो जो भी मटेरियल 1580 डिग्री से ज्यादा झेल लेगा वो रिफैक्ट्रीनेस कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हाई मेल्टिंग मटेरियल भी आते हैं, है ना, और जो 1350 से 1580, या फिर लो मेल्टिंग मटेरियल होते हैं जो 1350 से कम में मेल्ट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी। भाई ड्यूरेबिलिटी, वेदरिंग रेजिस्टेंस जैसा ही है, लेकिन वेदरिंग में हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया था, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, ठीक है। इसमें हम सारे के सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं, है ना, और अगर ये सारे फैक्टर हमारी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, मतलब हमारा मटेरियल ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है। और अगर ये सब फैक्टर्स जो हैं वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारा मटेरियल जो है वो ड्यूरेबल है, ओके। कुछ पॉइंट छूट गया क्या, हाँ ये तो हो गया था। चलिए आगे बढ़, चलिए नोट कर लेंगे इसको पॉज करके। आई होप नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन, ठीक है। अब एब्रेशन मतलब जैसे कोई मटेरियल है, या एक ही मटेरियल है ना, जैसे एग्रीगेट है, रोड पर एग्रीगेट है। अब अगर रोड पर आप चलोगे तो वो एग्रीगेट, और या गाड़ी चलेगी मान लो, तो वो एग्रीगेट टायर पे भी घसेगा और एक दूसरे पे भी घसेगा। तो एब्रेशन मतलब कि घसने के बाद, जैसे अगर मान लो ये पेन है, ठीक है, इसको मैं किसी दूसरे मेटल पे घस रहा हूं, रगड़ रहा हूं,
तो इसका जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होगा, निकलने लगेगा, बाहर आने लगेगा इसका मटेरियल, और इसका वेट कम होने लगेगा, यस और नो, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगी, ठीक है। सो इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द एब्रेशन is find out by dividing the difference in weight of a specimen prior and after the abrasion, ठीक है। अब देखो एब्रेशन, जैसे मैंने इसको घसा, ठीक है, मेनली एग्रीगेट में हम ये टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले उसका वेट क्या था और घसने के बाद उसका वेट कितना कम हो गया। अगर जैसे किसी मटेरियल में वेट में कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब उसकी एब्रेशन बहुत अच्छी है, कम आया तो ठीक ठाक है, ज्यादा आ रहा है मतलब वो सही नहीं है। तो ये जनरली रोड में हम यूज करते हैं एग्रीगेट की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस भी बहुत सिंपल चीज है कि एक मटेरियल है, उसमें किसी चीज से मैं अगर पेनिट्रेशन करना चाह रहा हूं तो मैं वो कर पा रहा हूं या नहीं, अगर नहीं कर पाता हूं तो वो बहुत ज्यादा हार्ड है मटेरियल, ठीक है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द पेनिट्रेशन बाय अ हार्डर बॉडी इज नोन एज हार्डनेस। जैसे मान लो ये एक मटेरियल है ना, लोहा है, अब इससे मैं दूसरे लोहे से इसमें पेनिट्रेट करना चाह रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये मटेरियल जो है वो हार्ड है, ठीक है, जिससे पेनिट्रेशन कर रहा हूं वो भी हार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इट डिसाइड्स द वर्केबिलिटी एंड यूज ऑफ मटेरियल फॉर फ्लोर एंड सरफेस। तो ये दोनों जनरली फ्लोर और सरफेस में जो मटेरियल यूज होने वाला है ना, उसकी वर्केबिलिटी को डिसाइड करते हैं और उसका यूज डिसाइड करते हैं कि हम उसको कहां पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसी उनके पास प्रॉपर्टी होती है उस हिसाब से वो यूज करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये थी आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीमेंट, ठीक है। चलिए।